StudyPlexity IAS। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडीप्लेक्सिटी आईएएस चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खासकर ज्योग्राफी विषय के बारे में। ज्योग्राफी में पिछले 10 साल में यानी 2016 से लेकर 2025 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, खासकर आपके प्रीलिम्स की परीक्षा में। प्रीलिम्स की परीक्षा आने वाली है 2026 में, 4 महीना ही बचा है। तो उन सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, स्किप मत करिएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं जो भी चीज आपको समझाऊंगा, पीवाईक्यूज दिखाऊंगा, उस बेसिस पर ही दिखाऊंगा कि एविडेंस के साथ, यानी एविडेंस जब मैं बोल रहा हूं तो मैं आपको पीवाईक्यू से ही प्रूफ करूंगा कि यूपीएससी आपको किस प्रकार की प्रिपरेशन करवाना चाह रहा है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट 3 चीज इस वीडियो में देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि इस वीडियो को देखने से जो भी आप सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, वो खासकर मैं आपको बता दूं उनके 5 से 6 क्वेश्चंस इंक्रीज हो जाएंगे। वो 5 से 6 क्वेश्चन ज्यादा बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, 2022 में यूपीएससी ने पूछा कि लॉन्गेस्ट डे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कब पाया जाता है। बेसिक क्वेश्चन है, सभी लोग पढ़ते हैं 21 जून। और उसी क्वेश्चन को स्टेटमेंट में पूछ दिया है कि 21 जून को कौन सा लैटिट्यूड पे सबसे ज्यादा सनलाइट हमें मिलता है। और एग्जाम्पल में दे दिया इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल। तो मेरे कहने का मतलब है, समझिएगा, एविडेंस बेस्ड इसी चीज की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप 2022 का पीवाईक्यू बना के जाते तो 2024 में जरूर से आपको सफलता मिलती। ऐसे मैंने 15 से 20 स्लाइड्स आपके लिए बनाए हैं पीवाईक्यूज के लिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इन स्लाइड्स को देखने के लिए सबसे पहले आपको ये ट्रेंड एनालिसिस समझना पड़ेगा। जब मैं ट्रेंड एनालिसिस की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यूपीएससी में अगर 2020 को मैं बेस ईयर मानूं तो 2020 से पहले क्वेश्चंस कम आ रहे थे, 8, 9, 10, 14 हिसाब से अगर देखिएगा एवरेज, तो क्वेश्चंस कम आ रहे थे। लेकिन 2020 के बाद एक एक्सपोनेंशियली शिफ्ट हुआ है, यानी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं यूपीएससी में। खासकर 21 में 12, 22 में 14, 23 में 16, 24 में 19 और 25 के एग्जाम में 15 से 17 क्वेश्चंस आए हैं। अब ज्योग्राफी में एक चीज समझिएगा कि ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो इन्वायरमेंट बेस्ड भी होते हैं, मैपिंग बेस्ड भी होते हैं। सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और विथ एग्जाम्पल बताऊंगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को ज्योग्राफी में। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने, 12 से 14 क्वेश्चन तो आ ही रहा है इन एवरेज। अगर आप देखिएगा तो 14 क्वेश्चन यानी 28 मार्क्स हो जाता है। यानी 100 क्वेश्चन में 28, 12 से 14 क्वेश्चन यानी 200 मार्क्स में 28 मार्क्स का क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। और कट ऑफ 85-90 के आसपास ही जा रहा है। यहाँ पर देखने की बात यह है, ये जो ट्रेंड शिफ्ट हुआ है, यानी क्वेश्चंस अब ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो फिजिकल ज्योग्राफी से 30% क्वेश्चन अभी भी पूछे जा रहे हैं। और फिजिकल ज्योग्राफी आपको ही पता है, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियोनोग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा पूछ रहा है। यानी फैक्चुअल से कॉन्सेप्चुअल की तरफ मूव किया है। पहले फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब आजकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। लेकिन यूपीएससी पे कभी ब्लाइंड भरोसा नहीं करना चाहिए, आपको भी पता है। कभी भी ये उठ के अपना ट्रेंड को रिवर्स कर सकता है। तो हम सभी तरह से तैयार होकर जाएंगे 2026 के एग्जाम। इंडियन ज्योग्राफी से ड्रेनेज, एग्रीकल्चर, रिसोर्सेज, खासकर मिनरल्स, इकोनॉमिक ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, जहां से एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, शुगर केन के बारे में अलावा क्वेश्चंस, बहुत तरह के क्वेश्चंस। उसके अलावा वर्ल्ड मैपिंग, इन्वायरमेंट, इसका तो मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसपे आपको मैपिंग और इन्वायरमेंट से मैं बताऊंगा कि किस तरह से लिंक करके क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी इकोनॉमी, इन्वायरमेंट से भी ज्योग्राफी में लिंक करके क्वेश्चन आते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं स्लाइड बाय स्लाइड। यह है आपका, जो मैंने आपको बताया कि ये पीवाईक्यू 2022 से 24 में रिपीट किया था, इसको हम लास्ट में देखेंगे। आइए पहले इस चीज को हम समझते हैं कि इस वीडियो में बेसिकली हम किस चीज पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा थीम होने वाला है कि एनसीईआरटीज हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना। तो एनसीईआरटीज का इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाऊंगा। तो उससे कोर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आप इस चीज को समझिए कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं बना के जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरे मार्क्स बढ़ेंगे। उसके अलावा अगर आप स्टैटिक ज्योग्राफी को डायनेमिक ज्योग्राफी से, डायनेमिक कहने का मतलब है करंट अफेयर्स कुछ न्यूज में, मैं दिखाऊंगा अभी सभी स्लाइड्स में क्वेश्चन लगे हुए हैं। अभी बस ध्यान से आप धैर्य से सुनिए कैसे डायनेमिक चीजों से जोड़ कर पूछा जा रहा है। जैसे रन ऑफ कच्छ का क्वेश्चन पूछा था 2023, इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कावड़ लेक का पूछा था 2023।
उसके अलावा मैं बात करूंगा थर्ड इंपॉर्टेंट थीम की, आपको पीवाईक्यूज छोड़ के नहीं जाना है। अगर आप 2022-23 का पीवाईक्यू बना के जाएंगे तो हो सकता है कि 26 में वो रिपीट हो जाए। रिपीट मेरे कहने का मतलब है कि थीम्स रिपीट होते हैं यूपीएससी में, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं रिपीट होंगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन बना के जाइएगा, उसके ऑप्शंस को गूगल करके जाइएगा, तो यू विल बी ऑलवेज बेनिफिटेड इन दिस काइंड ऑफ एग्जाम। उसके अलावा हम मैप्स को तो इग्नोर नहीं ही कर सकते हैं, दैट इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, इस चीज को आपको समझना है। तो आइए सबसे पहले जो जहां से शुरुआत की थी हमने ट्रेंड एनालिसिस से, कि 2020 से पहले क्वेश्चंस कम आ रहे थे, 2020 के बाद क्वेश्चंस इंक्रीज हो गए। अब इसी ट्रेंड एनालिसिस को हमने टॉपिक वाइज सेग्रीगेट किया है, यानी पीवाईक्यूज तक आने के लिए इस वीडियो में उससे पहले आपको टॉपिक वाइज समझना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पैरेटो प्रिंसिपल पढ़ा होगा, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो आपको पता है। यानी अगर मान लीजिए कोई सेक्शन है ज्योग्राफी का जहां से 80% क्वेश्चंस हमेशा पूछे जा रहे हैं, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, दैट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। और कोई ऐसा पोर्शन जहां से 20% क्वेश्चन आ रहा है, तो उस पर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो उतना कॉस्ट बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा एज एन एस्पिरेंट, समझिएगा इस चीज को। तो आइए देखते हैं ज्योग्राफी टॉपिक वाइज एनालिसिस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि क्लाइमेटोलॉजी से, अगर मैं यहां पे देखूं, तो क्लाइमेटोलॉजी से 25% क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी अगर 100 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी में, मतलब 100% ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, उसमें 25% क्वेश्चन सिर्फ क्लाइमेटोलॉजी अकेला पूछता है। क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी और ओशियनोग्राफी, इस तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं ना, तो ये बनता है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, आपको भी पता है। और फिजिकल ज्योग्राफी का स्लाइड मैंने आपको दिखाया था, 30% आ रहा है, तो करीब 40% यहाँ भी दिख रहा है। ये लास्ट 3 to 4 ईयर्स ट्रेंड है। पहला वाला स्लाइड जो मैंने दिखाया था वो लास्ट 10 ईयर्स ट्रेंड, तो थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी आ सकता है। इंडियन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, जहाँ पे एग्रीकल्चर रिलेटेड टू सॉइल्स, वेजिटेशन वाले क्वेश्चन, मिनरल्स वाले क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, दिखाऊंगा आपको। वहां से 21%। उसके अलावा मैपिंग से 12% क्वेश्चंस अब पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी से 8-7, और आपका ह्यूमन ज्योग्राफी से सबसे कम 7% क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स परीक्षा में। अब इसी चीज को जब हम देखते हैं, आगे हम बढ़ेंगे, इसी चीज को देखेंगे और तोड़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, फिजिकल ज्योग्राफी में आपके क्वेश्चंस 2025 से लेके 2016 तक का मैंने ट्रेंड एनालिसिस आपके सामने किया है पूरे स्लाइड्स में। तो 2025 में आप देखिएगा तो क्लाइमेटोलॉजी से 4 क्वेश्चंस पूछे गए, 2024 में 6 क्वेश्चन, 23 में 2, 22 में 3। तो अगर हम 3-4 साल में देखें तो हमेशा 4-3 क्वेश्चंस तो पूछे ही जा रहे हैं। वैसे ही जियोमॉर्फोलॉजी में देखिएगा 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कभी कभी नहीं भी पूछ रहा है लेकिन फिर वापस कभी पूछ ले रहा है, तो इंपॉर्टेंट तो है ही। खासकर ओशियनोग्राफी से कम क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल हम बात करें तो 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके फिजिकल जो क्लाइमेटोलॉजी से मिला के, सॉरी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी तीनों मिला के फिजिकल ज्योग्राफी से 2025 में 7 क्वेश्चन आया था। फिजिकल ज्योग्राफी को कुछ कुछ लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी कंफ्यूज करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैप भी आ जाएगा, तो वो अलग से आपको समझना है। ये सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी की बात हो रही है, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी और ओशियनोग्राफी। 2024 में 7 क्वेश्चन पूछे गए। वैसे ही 2023 में 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, तो ओवरऑल 4 से 5 क्वेश्चन तो फिजिकल ज्योग्राफी वेटेज रख रहा है। इस चीज को समझिएगा, तभी आप तैयारी कर पाएगा। देखिए, अगर आप समझ जाते हैं ना एग्जाम में कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना है, तो आपके लिए काफी इजी हो जाता है। अब 2020 से 16 का भी मैंने ट्रेंड आपको बताया है। देखिए, यहाँ भी 2 क्वेश्चन आए थे 2020 में, पहले कम पूछ रहा था ना, 2-3, 2-1 इस प्रकार का ट्रेंड है। लेकिन अब इंडियन ज्योग्राफी की हम बात करें तो वो भी देख लेते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको समझाया था कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी उसमें ऐड है। तो यहाँ पे देखिए, फिजियोग्राफी से एक क्वेश्चन हर साल पूछ रहा है, कांस्टेंट 1-2 क्वेश्चन आता ही है। सॉइल्स वेजिटेशन का भी वही हाल है। इसके अलावा क्लाइमेट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लाइमेट तो मानसून हो गया, आपके जेट स्ट्रीम्स, फिजिकल वाले कॉन्सेप्ट में अलग हो जाता है, इंडियन ज्योग्राफी में आपको पता ही है वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। फिर मिनरल्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्रीकल्चर से 2-2-1, मिसलेनियस मतलब मैपिंग रिलेटेड, इस पे हम अलग से बात करेंगे कि आखिर मैपिंग से किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैपिंग में आपको देखने को मिलता है रिवर्स हो गए, आपके माउंटेन्स हो गए, आपके कुछ सीज हो गए, जैसे रेड सी हो गया न्यूज में रहता है, या फिर कोई गल्फ न्यूज में है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन मिसलेनियस से भी पूछे जा रहे हैं।
तो ओवरऑल हम बात करें तो 2025 में आपको दिखेगा कि 7 से 8 क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी इंक्लूडिंग इकोनॉमिक ज्योग्राफी से पूछे जा रहे हैं। वैसे ही 2024 में 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अच्छा खासा वेटेज है आपका इंडियन ज्योग्राफी का, समझिएगा इस चीज को। इसके बाद हम बात करें इंडियन ज्योग्राफी के और पुराने ट्रेंड्स को देखें तो हमें समझ में आता है कि पहले 6 से 7 क्वेश्चन आते थे, 5-4 क्वेश्चन आता था। ये आप पॉज करके भी इस स्लाइड्स को रिवाइज कर सकते हैं, ये स्लाइड्स आपके लिए काम आएंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और हम डायरेक्टली जाते हैं ज्योग्राफी के मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स पर। एक्चुअली मैं जो पीवाईक्यूज आपको समझाने वाला हूं ना, उससे आपको इस स्लाइड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए पहले आपको थोड़े से देखने पड़ेंगे कि पीवाईक्यूज कहाँ कहाँ से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं तो यूनिवर्स से जैसे सोलर फ्लेयर का कॉन्सेप्ट पूछ देता है, नेबुला पूछ देता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मोस्ट फेवरेट हैं, जो हर बार कहीं ना कहीं से रिपीट हो ही जाते हैं, इनको आप छोड़ के नहीं जा सकते। रोटेशन रेवोल्यूशन यानी पृथ्वी कैसे घूमती है अपने अक्ष पे और कैसे सूर्य की परिक्रमा करती है, रेवोल्यूशन करती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2-3 साल में। यानी बेसिक क्वेश्चन, टाइम जोन से क्वेश्चन आ रहा है, अभी दिखाऊंगा स्लाइड्स में। इसके अलावा मैप्स, ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेनेज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे कोलेरू लेक के बारे में पूछा, नदियों के बारे में पूछ रहा है, हर चीज इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में। पीटीटी सीटीटी यानी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जा रहा है, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जा रहा है। वैसे ही ये टॉपिक्स मैंने कुछ लिखे हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एल्बिडो के ऊपर, टेरेस्टेरियल रेडिएशन के ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन। फिर आपके इन्वर्जन, साइक्लोन्स, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं। मॉनसून हो गया, अल्नीनो हो गया ओशनोग्राफी में, सैलिनिटी, डेंसिटी, इस तरह के क्वेश्चन सॉइल से रिलेटेड पूछे ही जाते हैं। तो इसको आप बाद में भी समझ सकते हैं। उससे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस वीडियो का वो यह है कि पहला थीम हमारा है कि एनसीईआरटीज आर मैंडेटरी। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, अपने आप से मैं नहीं बोल रहा हूं। ये 4 एनसीईआरटीज है, आपको पता है। क्लास 12th की ह्यूमन ज्योग्राफी, क्लास 10th की इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, क्लास 11 की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और आपकी इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट क्लास 11। इन चारों बुक में जो 2 इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा बुक है वो यह है। एक तो इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, अभी दिखाऊंगा कितना ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली बुक से उठा उठा कर पूछ रहा है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। इस किताब में फंडामेंटल्स है यानी कंसेप्ट्स है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। तो फिजिकल ज्योग्राफी से भी रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ रहा है मैं आपको बताऊंगा। अब देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हम कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, साथ साथ हम समझेंगे। देखिए यहां पर ये पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल। एक चीज मैं पहले बता दूं कि इस वीडियो में मैं पूरी तरह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ट्रेंड एनालिसिस वीडियो है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो समझिएगा, सिर्फ ट्रेंड पकड़िएगा इस वीडियो में। उसके लिए अलग से हम पीवाईक्यूज रिलेटेड वीडियोस लाएंगे, जहां पे हम एक एक पीवाईक्यूज को अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं स्टडी प्लेक्सिटी पे। लेकिन अभी फिलहाल ट्रेंड समझिएगा। आपको रन जीतना है ना, महाभारत जैसा बड़ा रन है यूपीएससी, आपको जीतना है तो रणनीति उस तरह से बनानी होगी। तो समझिए इस चीज को। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज। यानी वो आपसे जानना चाह रहा है कि सब ट्रॉपिकल एरिया में या फिर टेम्परेट एरिया में या फिर ट्रॉपिकल एरिया में किस एरिया में डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपने ही पढ़ा होगा कि 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास क्या होता है, 2 से 4 डेली बारिश होती है। वहां का टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज होता है, बारिश होने की वजह से वहां पे डस्ट पार्टिकल्स उतने ज्यादा नहीं दिखते, ड्राई विंड्स उतना ज्यादा नहीं होता है, ड्राई क्लाइमेट नहीं होता है। तो सीधा सा आंसर है कि डस्ट पार्टिकल्स कहाँ ज्यादा दिखेंगे, तो टेम्परेट वाले रीजन में। लेकिन ये तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये पूछा कहाँ से है। द मेन ट्विस्ट ऑफ दिस वीडियो इज दिस। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी का ये स्नैपशॉट है। यहाँ पे देखिए, द हायर कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इज फाउंड इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स ड्यू टू ड्राई विंड्स। इसी को उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। यानी मेरे कहने का मतलब है, अगर आप एनसीईआरटीज के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझिएगा, जो इस वीडियो का फर्स्ट थीम है, तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अब और मजा आने वाला है, देखिएगा। ये 2025 में पूछा, अगर आप 2024 में यूपीएससी का पीवाईक्यू बना के जाते, देखिए 2024 का क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स। तो इस तरह से आपको दिखेगा कि कैसे थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर क्यों ज्यादा है। इस तरह के डायरेक्टली रिपीट कर दे रहा है क्वेश्चन यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स के रूप में 2025। यानी अगर आप 2024 का क्वेश्चन बनाते तो आपको पता होता कि इक्वेटर पे हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करेंट्स। ये सब टॉपिक्स आपने पढ़ा होगा कि क्यों वहां पे डस्ट पार्टिकल्स फॉर्म नहीं होते।
तो आप आराम से 24 का पीवाईक्यू बना के 25 का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, बहुत ईजी हो जाता आपको। हिंदी में भी मैंने ऐड किया है हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, आपकी संवहनीय धारा, ये सब चीजें हैं, देख लीजिएगा हिंदी वाले भी पॉज करके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 2023 में यूपीएससी ने पूछा कि सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। मतलब मैं आपसे बोलूं कि ट्रॉपिकल एरियाज में जो सॉइल होते हैं वहां पे रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि नहीं। अब सोचिएगा कि ऐसा क्यों होता है, सॉइल रिच क्यों होता है। बारिश ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा पनपेंगे, बैक्टीरिया, फंगाई। और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा पनपेंगे तो जो डेड मैटर्स होते हैं ना उनको ऑर्गेनिक मटेरियल में वो चेंज करते रहेंगे, डिकम्पोज करते रहेंगे। उसकी वजह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, बेसिक है। और यह क्वेश्चन देखिए ये एनसीईआरटी के चैप्टर 5 से उठाया है। यहाँ भी मैंने इसको येलो से हाईलाइट किया है कि दे आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज विथ एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ 200 सेंटीमीटर। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट का ही, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को ही एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, वहीं से उठाकर पूछा है। यानी कि एनसीईआरटीज आप पढ़ के जाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्वेबल है। अब देखिए मजा की बात कि 2025 में ही एक और क्वेश्चन पूछता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आइसोथर्म्स का रोल क्या है। और यह क्वेश्चन आपको जान के ताजुब होगा कि एनसीईआरटीज के फिर से टेक्स्ट से उठा के ही पूछा है। देखिए यहाँ पे, इन जनवरी द आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन। यानी क्या होता है, जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इंडिया की बात करें तो आपको भी पता है कि इंडिया कहाँ पे है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया नॉर्थ इक्वेटर से ऊपर है 0 डिग्री से, और इंडिया पड़ता है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो यहाँ पे लैंड जो होता है बहुत ज्यादा कूल हो जाता है, जनवरी के टाइम की बात कर रहा हूँ। लेकिन लैंड के इधर तो हमारा पानी है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो ये उतना ज्यादा कूल नहीं होता है। एज रिलेटिव वाटर हॉट ही रहता है। स्पेसिफिक वाटर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर आपने पढ़ा होगा बेसिक। अब उस कॉन्सेप्ट से आपसे पूछ रहा है कि आइसोथर्म्स बेंड करेगा, डेविएट करेगा, तो जाहिर सा बात है कि जो चीज हॉट रहेगा उस, अब इसके ऊपर पोल्स के ऊपर पानी है तो आइसोथर्म्स नॉर्थ की तरफ चला जाता है, और लैंड पर वो इक्वेटर वर्ड्स चला जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपसे जानना चाह रहा है इस ग्राफ की मदद से जो एनसीईआरटीज में दे रखा है। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो यह ग्राफ जनवरी का है, और ये आइसोथर्म्स आपको ही पता है कि इक्वल टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, उसके लिए अलग वीडियोस में बनाऊंगा, सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस को समझिएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट उठा के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस एयर टेम्परेचर का जो ग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वहां से आपसे पूछ रहा है। अब जिन लोगों ने ये ग्राफ पढ़ के समझ के एग्जाम दिया होगा तो सही बना होगा कि भैया यहाँ तो जा रहा है, ऊपर की तरफ ये दिख रहा है, और लैंड पे ये इक्वेटर की तरफ डेविएट कर रहा है। वही क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा था यहाँ पे कि इन जनवरी द एयर ऑफ द ओशन इज वार्मर, जो मैंने आपको अभी बताया। इन जनवरी द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आइसोथर्म्स बेंड इक्वेटर वर्ड, या फिर नहीं होगा। अब आपने अपने हिसाब से आंसर भी इसका बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। फिर देखिए फिर से इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने लगातार 3 साल पूछा, 23, 24, 25। यहाँ पे यूपीएससी ने रिपीट कर दिया इस क्वेश्चन को। देखिए 24 में उसने आइसोथर्मल मैप्स के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा था कि आइसोथर्मल डेविएट टू द नॉर्थ। अब इसी क्वेश्चन को वो अलग स्टेटमेंट में फॉर्म करके 25 में पूछ रहा है। एग्जैक्ट टर्म मैच करेगा, आइसोथर्म क्वेश्चन का रिलेवेंट जो कंसेप्चुअल थ्योरी है वो भी मैच कर रहा है। तो यह चीज मैं बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटीज के कोर कॉन्सेप्ट। और यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो भी ज्योग्राफी का बेसिक तैयारी करता है उसको ये चीजें पता होती है। अब देखिए एनसीईआरटीज में ही एक स्टेप अंदर की तरफ डीप डाइव हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मोस्ट बेसिक्स फ्रॉम एनसीईआरटीज, इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनसीईआरटीज से जो आप इजिली बना सकते हैं। आपने इस क्वेश्चन को बनाने, घबराइएगा नहीं, इसके टेक्स्ट और पैराग्राफ को देख के समझिएगा इस चीज को समझिएगा। इंपॉर्टेंट यह है कि इंटरनेशनल डेटलाइन के ऊपर ये आपसे जानना चाह रहा है कि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं एनसीईआरटी की नहीं। आपको ही पता है कि यह वाला जो पार्ट है हमारा, जनरली यह हमारा पार्ट है यूएसए का, अलास्का एक जगह है, और ये वाला पार्ट जो है रशिया का है, जो सर्बिया एक जगह है। अब यह दोनों के बीच से एक लाइन गुजरता है, ये आपको ही पता है, जिगजैग लाइन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब यह 180 डिग्री पे होता है, यानी 0 डिग्री की अगर हम बात करें, जो लंदन से क्रॉस होता है वो हमारा ग्रीनविच टाइम, जिसको हम जीएमटी भी बोलते हैं, उसके 180 डिग्री पीछे आएगा तो इंटरनेशनल डेट लाइन आता है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से उठा के पूछा इसने, एनसीईआरटी से पूछा।
यह चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं दिखाऊंगा भी आपको, ये देखिए, ये बस यह जानना चाह रहा है आपसे कि साइबेरिया में पहले मंडे होगा या फिर अलास्का यूएसए जो है, यहाँ पे अलास्का दिया है, तो यूएसए जो है वहां पे पहले मंडे होगा। कौन सा डेट कहाँ पे पहले होगा आपको ही पता है। रशिया वाले पार्ट में हम आगे चलते हैं टाइम जोन, और यूएसए में एक डेट पीछे होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहा है यूपीएससी। इसके बाद देखिएगा यह क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि 21 जून को पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंसेस सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। बहुत बेसिक क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। आप ऑप्शंस देख के घबरा सकते हैं कि मैं कैसे इसमें मारूं, 2 ओनली है, 3 एंड 4 है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली आपका लिखा हुआ है समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस का कॉन्सेप्ट। अब ये मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, परिक्रमा करती है, पता है, रेवोल्यूशन, और पृथ्वी अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, जिसकी वजह से सीजन्स होते हैं, करेक्ट। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आपको भी पता है कि अभी दिसंबर जनवरी का टाइम चल रहा है, और इस टाइम में जनरली आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स होते हैं, यानी सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, समर होगा। इसी कॉन्सेप्ट को जानना चाह रहा है। अब पृथ्वी जब यहाँ पर है, मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये 22 दिसंबर का डेट, आसपास का हम लोग आज के डेट से, तो अभी इंडिया में क्या होगा, विंटर होगा। लेकिन कहीं पृथ्वी पे तो समर हो रहा होगा ना, सदर्न हेमिस्फेयर में, ऑस्ट्रेलिया में। अब ये पृथ्वी जब घूमते घूमते यहाँ पे पहुंचेगी 21 मार्च को, तो इक्वल डेज और इक्वल नाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिलेटिव पोजिशन ऑफ सन एंड अर्थ, यहाँ से आप देखिए परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो जो सनरेज है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे, तो इक्वल डेज इक्वल नाइट्स होता है। 21 मार्च में भी फिर पृथ्वी घूम के आएगी, यहाँ पे देखिए 21 जून जो आपका समर सोल्स्टिस होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, इंडिया में क्या होगा, जस्ट अपोजिट, जो 22 दिसंबर को हो रहा था, इंडिया में अब समर आ चुका है और ऑस्ट्रेलिया में विंटर आ चुका है, समझिएगा इस चीज को। फिर पृथ्वी घूमेगी, वापस यहाँ पे आएगी। 23 सितंबर इंडिया में क्या होता है, स्प्रिंग होता है, इक्वल डेज इक्वल नाइट्स ऑलमोस्ट। वही मार्च में भी क्या होता है, स्प्रिंग सीजन होता है, फरवरी मार्च फागुन का महीना, तो वहां भी इक्वल डे इक्वल नाइट, जब पृथ्वी का पोजिशन चेंज हो रहा है। अब यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर आप 21 जून का डेट है, तो 21 जून का डेट में सनलाइट सबसे ज्यादा कहाँ पे पड़ेगा। ऑब्वियस सा बात है, पृथ्वी घूम रही है। 21 जून में आपको ही पता है कि ये जो पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का, वो टिल्टेड है सन की तरफ, यानी ज्यादा रेज कहाँ पड़ेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और सदर्न हेमिस्फेयर का पार्ट सन से दूर है। उसकी वजह से क्या होगा कि सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होगा 21 जून के आसपास, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का कोई भी कंट्री हो, इंडिया हो, चाइना हो, यूएसए हो, जो भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, वहां पे क्या होगा, समर होगा। तो जाहिर सा बात है कि 21 जून में हमें क्या देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपेंसेस सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। इक्वेटर तो आपको ही पता है नहीं करेगा, क्योंकि 21 जून है। इक्वेटर पे सूरज कब रहता है, मार्च और सितंबर में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करेगा, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है आपका, ये तो बेसिक चीज है ना ज्योग्राफी की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और यहाँ यहीं पर सूरज है परपेंडिकुलर, जून के टाइम 21 जून, तो ये तो करेगा ही आपका। तो क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन करेगा, सोचिएगा, नहीं करेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सूरज है ही नहीं। आर्टिक सर्कल करेगा, जरूर से करेगा, ये यहाँ पे रहता है, सूरज इसके करीब है, यानी 2 एंड 4 इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। जब मैं पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा तब आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा ज्योग्राफी में, जिससे आपके 5 से 10 मार्क्स तो ऐसे ही इंक्रीज हो जाएंगे। फिलहाल मैं आपको बस ये बता रहा हूँ इस वीडियो में ट्रेंड एनालिसिस की, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट। अब देखिए एक और एग्जांपल, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर पूछ रहा है इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस। बहुत बेसिक चीज है, आपको ही पता है। अगर मैं इंडिया के मैप पे आपको बताऊं, सॉरी, अगर मैं इंडिया के मैप पे आप पे बताऊं, तो इंडिया पे ये लैंड हुआ, ये वाटर हुआ, करेक्ट। अब लैंड जो होता है वो जल्दी हीट हो जाता है या जल्दी कूल डाउन हो जाता है, लेकिन वाटर को टाइम लगता है ड्यू टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बेसिक। तो अगर समर की बात करूं तो यहाँ पे जून के टाइम यहाँ पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा, और प्रेशर क्या होगा, इसका अपोजिट, लो प्रेशर हो जाएगा। अब यही वाटर पे बात करूं तो मैं लो टेम्परेचर होगा रिलेटिवली, और हाई प्रेशर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा।
हवा कहाँ से कहाँ चलती है, ये सब मॉनसून के कॉन्सेप्ट से आगे आपको वीडियोस में समझाऊंगा कि हाई प्रेशर से हमेशा विंड्स जो होते हैं वो लो प्रेशर होते हैं, इसीलिए भारत में जब मॉनसून होते हैं तो हमेशा इस तरह से हवा चलती है। पढ़ा होगा अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। तो इस तरह से बस आपसे जानना चाह रहा है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस। पहला स्टूडेंट पढ़िए, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कंटिनेंट एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर या फिर विंटर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, समर के टाइम क्या होता है, समर के टाइम लैंड हीट ज्यादा होता है और आपका पानी जो होता है हीट कम होता है, लेकिन विंटर के टाइम क्या होता है, यही लैंड कूल हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हाई टेम्परेचर था वो अब लो टेम्परेचर हो जाएगा और हाई प्रेशर हो जाएगा। और पानी पे क्या हो जाएगा, अपोजिट। नहीं, पानी पे अगर लो टेम्परेचर था तो हाई टेम्परेचर हो जाएगा और लो प्रेशर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा विंटर के केस में, क्योंकि सूरज कहाँ है विंटर में, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, सूरज है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो इसकी वजह से सूरज जब नीचे चला गया सदर्न हेमिस्फेयर में 23.5 डिग्री साउथ, तो इंडिया में ऐसे कंडीशंस बने। तो अपने हिसाब से सोच लीजिए, समर विंटर किसी भी कंट्री का पकड़ के आप रिलेटिवली सोच सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपसे बेसिक पूछ रहा है, इस वजह से अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे तो ऑब्वियस सा बात है बहुत इजी हो जाने वाला है आपके लिए यह एग्जाम। इसके बाद देखिए 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा कि जैक फ्रूट, महुआ, टीक। जैक फ्रूट होता है कटहल और ये साउथ इंडिया में भी पाया जाता है, ट्रॉपिकल होता है। बाकी महुआ जो होता है और टीक जो होता है जनरली आपके एनसीईआरटीज में लिखा हुआ है साफ साफ, देखिए पैराग्राफ उठाया मैंने, फिगर 5.3 जो आपका वेजिटेशन वाला चैप्टर है उसमें जाके देख लीजिएगा। डायरेक्टली दिया हुआ है टीक, साल, शीशम, महुआ, ये सब डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। और डेसिडियस कौन से होते हैं, पर्णपाती, यानी जो अपने पत्ते किसी एक सीजन में उनके पत्ते झड़ेंगे ही झड़ेंगे। तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो का, सेकंड इंपॉर्टेंट थीम जो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया भी है बीच बीच में, लेकिन अभी फिर से देखेंगे कि यूपीएससी रिपीट्स पीवाईक्यूज। यानी जब मैं बात कर रहा हूं पीवाईक्यूज की तो पीवाईक्यूज रिपीट नहीं करता है, थीम्स रिपीट करता है। ये देख लेते हैं एक बार और। ये देखिए 2024 का क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन। थोड़ा समझाता हूं, अच्छे से समझिएगा। आपको ही पता है सूर्य से हमारे तरफ रोशनी आती है पृथ्वी पे, तो सूर्य से जब रोशनी आएगी, सन से जब रोशनी आती है तो इनकमिंग कहलाती है। और जब पृथ्वी अपने आप में गर्म हो जाता है तो वो रेडिएशन से, रेडिएशन तरंगों के हिसाब से वापस वो गर्मी को आकाश में, स्पेस में छोड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्टेरियल रेडिएशन। अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछा कि एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग या टेरेस्टेरियल। ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक है कि इनकमिंग से ज्यादा हीट हमें नहीं मिलता है क्योंकि सूर्य बहुत दूर है, इसलिए छोटा बनाया मैंने यहाँ पे। ये मत कह दीजिएगा कि सन तो बहुत बड़ा आपने छोटा बना दिया, तो दूर है ना सूर्य। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है वह हमारे पास आते आते उतना उससे हीट नहीं होता है। पृथ्वी जो गर्म हो जाती है ना, उसके बाद वो धीरे धीरे रेडिएशन छोड़ती है। और बहुत सारे गैसेज हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। उसी पे क्वेश्चन पूछा है कि एटमॉस्फेयर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर गुड एट एब्जॉर्बिंग दिस, ट्रैपिंग दिस रेडिएशन। यानी पृथ्वी जो रेडिएशन बाहर पार्थिव विकिरण छोड़ रही है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, उसको ये गैसेज जो CO2 अगर ज्यादा हम प्रोड्यूस करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा करेंगे, तो वो गैसेज ट्रैप कर लेगी, जिसकी वजह से ज्यादा गर्मी होता है, ना कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन की वजह से। समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसको रिपीट भी कर रहा है। देखिए यहाँ पे, ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमॉस्फेयर गुड ऑब्जर्वर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। और इस स्टेटमेंट को पढ़िए, कार्बन डाइऑक्साइड आर पार्टिकली गुड एट ऑब्जर्विंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन। 24 में अगर ये क्वेश्चन बना के जाते तो 25 में आपको कोई नहीं रोक सकता था एग्जाम निकालने से। समझ में आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो ये हिंदी में भी है, हिंदी वाले दर्शकों के लिए। सॉरी, हिंदी में पूरी तरह वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। अभी फिलहाल ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता अगर दोनों में मैं बनाता। अब देखिए यह क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, विथ रेफरेंस टू रेड सैंडर्स समटाइम्स सीन इन द न्यूज। क्या है ये रेड सैंडर्स? और देखिए अगर आप 2016 में रेड सैंडर्स पढ़ के जाते तो आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश के आसपास रेड सैंडर्स की ये प्रजाति है, पेड़ की प्रजाति है, ट्रीज की पाई जाती है। लाल चंदन आपने पढ़ा होगा, न्यूज में रहता है, पुष्पा मूवी देखा होगा। और 16 में अगर पीवाईक्यू बना के जाते हैं तो आप अगर रेड सैंडर्स को गूगल करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि वहां पे शेषाचलम हिल्स है। और यह शेषाचलम हिल्स उठा के 2023 में पूछ दिया। यानी अगर 16 में आप इसको थोड़ा गूगल करना पड़ेगा, मैं ये बोल रहा हूँ। यूपीएससी रिपीट्स पीवाईक्यूज बट नॉट एग्जैक्टली जैसा पीसीएस एग्जाम करते हैं, ऐसा नहीं करता है ये यूपीएससी जेपीएससी। उस पे आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, कोई आपको सिखाएगा नहीं, आपको मेहनत करना है, गूगल करना है चीजों को, पीवाईक्यूज को अपने हिसाब से तैयार करना है, तब जाके आप
यह क्वेश्चन आपका नहीं छूटता। होपफुली आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। द लास्ट इंपॉर्टेंट थीम इज ऑफ दिस वीडियो इज थर्ड इंपॉर्टेंट थीम। पहला था हमारा कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं कोर कॉन्सेप्ट, दूसरा था हमारा कि यूपीएससी रिपीट्स पीवाईक्यू, और थर्ड है हमारा न्यूज़पेपर इज मैंडेटरी। विदाउट न्यूज़पेपर आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल से आपको प्रूव करता हूं, देखिएगा यहाँ यह क्वेश्चन पूछा था आपसे यूपीएससी ने कि झेलम रिवर पासेस थ्रू उलर लेक, कब का है? 2023 का। सब लोग पढ़ के जाते हैं। उलर लेक एनसीईआरटी से हमें दिया हुआ है, वहां पे आपको पता है कि झेलम रिवर इसको पास करती है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। अब आप सभी लोग पढ़ते हैं कि गोदावरी कृष्णा रिवर जो है डेल्टा बनाती है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जब गिरती है, लेकिन एग्जैक्टली डायरेक्टली फीड करती है कि नहीं करती है, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे बना सकते, थोड़ा वेग है। लेकिन अगर आपको थर्ड स्टेटमेंट पता होता तो आप एटलीस्ट गेस वर्क कर सकते थे। देखिए ये स्टेटमेंट तो सबको पता होगा, तो ओनली वन तो सही है, पेयर्स वाले क्वेश्चन है और डिफिकल्ट हो जाता है, यानी एक स्टेटमेंट तो सही है, दो गलत होगा, तो ओनली वन तो है हमारे पास। ये नन वाला ऑप्शन तो कट गया। समझ में आ रहा है? अब देखिए मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर क्यों पूछा है, क्योंकि कांवर लेक 2023 में न्यूज में था, ड्राई हो रहा था, और इस फर्स्ट रामसर साइट बना था बिहार का। ये एक जगह है, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, अब बिहार के मैप पे आप समझ पाइएगा। ये देखिए यहाँ पे आप जब जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये गंगा रिवर है जो बिहार को मिडिल से क्रॉस करती है, करेक्ट। पटना होते हुए ये भागलपुर होते हुए चली जाती है। अब यहाँ पे एक नदी है बूढ़ी गंडक, देखिए एक गंडक भी है और एक बूढ़ी गंडक भी है। यूपीएससी ने बूढ़ी गंडक नहीं लिखा, वहां पे गंडक लिखा। तो ये बूढ़ी गंडक जो है ना, ये आके गंगा में मिलती है। बेगूसराय एक जगह है, वहां पे कांवड़ झील बनता है। आपको ही पता है मिएंडरिंग करती है रिवर्स, कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। जो पार्ट छूट जाता है वो ऑक्सबो लेक बन जाता है, तो ऑक्सबो लेक वही है कांवड़ झील, जिसको फर्स्ट रामसर साइट घोषित किया गया था। और कब घोषित किया गया था यह भी मैं आपको बता दूं, मैंने हिंदू के स्नैपशॉट्स लगाए हैं यहाँ पे, देख लीजिए। 2020 में भी ये फर्स्ट रामसर साइट बना था, और 23 में ये न्यूज में था एक्चुअल में। मेरा 20 से 23 तक ये न्यूज में था कि क्यों ये डाई कर रहा है, क्यों सूख रहा है, उसकी वजह से यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा। अब यह इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि थर्ड स्टेटमेंट अगर आप करंट अफेयर्स तैयार करके नहीं जाइएगा, न्यूज़पेपर को मैंडेटरी नहीं समझिएगा, तो आपका ये क्वेश्चन नहीं बनता। सेकंड स्टेटमेंट किसी को एग्जैक्टली नहीं पता है कि डायरेक्टली फीड कर रही है, सेकंड में सब फंसेंगे। लेकिन थर्ड अगर आप न्यूज पढ़ के जाते हैं, हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ के जाते हैं, जो बेसिक डिमांड है एग्जाम का, तो आपको पता होता है कि थर्ड तो सही है, सॉरी थर्ड तो गंडक रिवर तो नहीं है, बूढ़ी गंडक है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो थर्ड आपको गलत हो जाता है, तो दो स्टेट मतलब एटलीस्ट या तो ओनली वन होगा या ओनली टू होगा, तो दो ऑप्शन में 50-50 पे आप चले जाते हैं। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जहां पर आपको 50-50 में आप फंस सकते हैं, और 50-50 वाले क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही है अगर एग्जाम निकालना है। तो इस तरह से आपको चीजें समझना है। देखिए यह भी न्यूज में था, यूपीएससी 2023 में आपसे जानना चाह रहा था कि मार्स लैंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड फॉल इन सी लेवल, यानी वहां पे सी लेवल में पुनरावृत्ति गिरावट देखने को मिलता है, यह जानना चाह रहा था। और इसका आंसर था रन ऑफ कच्छ। तो रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है? अगर आप करंट अफेयर्स हिंदू पढ़ के जाते हैं तो न्यूज में था, फर्स्ट एवर सेंसस किया गया था वहां पे मैनग्रोव का, फर्स्ट टूरिज्म ट्रैक डेवलप किया गया था, और विल टेक्स फिल्म मेकिंग वर्कशॉप। तो इस तरह से न्यूज में था, हिंदू में बार बार रिपीट हो रही थी चीजें। तो इस चीज को समझिएगा कि न्यूज पेपर का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए लास्ट ये स्लाइड है, इस पे हम बात करते हैं समरी कंक्लूजन। इस वीडियो में हमने देखा कि अंडरस्टैंडिंग द कोर कंसेप्ट्स फ्रॉम बेसिक एनसीईआरटीज, करेक्ट। अगर एनसीईआरटी से आप पढ़ के जाते तो डेसिडियस फॉरेस्ट के क्वेश्चन बन जाते, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाते तो आइसोथर्म्स के क्वेश्चन बन जाते, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाते तो इनकमिंग रेडिएशंस के क्वेश्चन बन जाते, और बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। एक वीडियो में मैं पूरी चीजें नहीं दिखा सकता था। लिंक स्टैटिक ज्योग्राफी जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि अगर आप कांवड़ झील वाला जो क्वेश्चन था, अगर आप डायनेमिक पोर्शन स्किप कर दीजिएगा, हिंदू पेपर नहीं पढ़िएगा, न्यूज पेपर इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़िएगा, तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, कुछ स्टेटमेंट में आप फंस जाइएगा। जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है, पेयर्स वाले क्वेश्चन खासकर जो 2-3 साल से पूछ रहा है, ओनली वन ओनली टू। और थर्ड इंपॉर्टेंट था कि सॉल्व पीवाईक्यूज बिकॉज यूपीएससी रिपीट्स पीवाईक्यूज। ऑलरेडी हमने बात किया कि थीम्स रिपीट होते हैं, बहुत ज्यादा एक एज मिल जाता है। लेकिन पीवाईक्यूज पढ़ने का क्या तरीका है, मैं आने वाले वीडियोस में आपके सामने ज्योग्राफी के लिए लाऊंगा।
अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बतलाइए। अगर आपको पीवाईक्यूज के हर ईयर के ज्योग्राफी के वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बतलाइए। और लास्ट इंपॉर्टेंट है कि आप मैप्स इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ क्योंकि यह मैप के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं पीवाईक्यूज वाले क्वेश्चन डालूंगा, बताऊंगा कि कौन से रिवर्स पूछ रहा है, कौन सा लेक्स पूछ रहा है, वो भी एनसीईआरटी से पूछ रहा है या करंट अफेयर से पूछ रहा है, कौन सा सीज है जो न्यूज में है वो पूछ रहा है, कौन सा बे है, कौन सा गल्फ है, कौन से माउंटेन्स है, कौन से वोल्केनोज है। इस तरह के क्वेश्चन जो मैप्स बेस्ड क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, इसके लिए स्पेशली वीडियो अगर आपको चाहिए तो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बतला सकते हैं। होपफुली अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, ज्योग्राफी प्रीलिम्स ट्रेंड एनालिसिस, और इससे अगर आपको फायदा होता है खासकर उन सीरियस एस्पिरेंट्स को, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बतलाइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अगर अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। एक नया चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम तक इस प्रकार के वीडियोस हर सब्जेक्ट्स के यहाँ पे आपको मिलेंगे। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सभी सब्जेक्ट्स के जो भी सब्जेक्ट हैं यूपीएससी में, सभी के वीडियोस आपको मिलेंगे इसी प्रकार के, जिससे आपके एग्जाम निकालने में चांसेस आपका ही इंक्रीज होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।